देखो क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर और एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। तो ये रहा उसका आंसर कि ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर का डिफिनेशन पूछा तो वही है गैदरिंग ऑफ रिसोर्स एंड डिटरमाइनिंग व्हाट टास्क टू बी डन, हाउ टू बी डन एंड कौन सा अच्छा ग्रुप सर। करेगा, ग्रुपिंग बनाना, डिपार्टमेंट बनाना, ठीक है, और रिसोर्सेज को एक जगह अरेंज करना, दोनों का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना। अब बोला उसका प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल ये रहा कि तुमको पहले लाइन ऑफ अथॉरिटी डिसाइड करना पड़ेगा, किस हाँ डिपार्टमेंट सर। में कौन कौन होगा वो डिसाइड करना पड़ेगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो डिसाइड करना पड़ेगा, हायर मैनेजर का ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, सबॉर्डिनेट का कम, और कौन किसके अंडर में आएगा हाँ सर। वो सब लाइन डिसाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ लेवल, कितना हायरार्की होगा, मतलब कितने कितने डिविजन्स होंगे ये डिसाइड करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन होना पड़ेगा कि कौन किस काम में स्पेशलाइज्ड है, स्टाफ किस डिपार्टमेंट में कितने होंगे, एक मैनेजर के अंदर में कितने जूनियर होंगे, स्पैन ऑफ कंट्रोल माने हाउ मेनी जूनियर अंडर वन सीनियर, और ये सिंपल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो ये प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कंपेयर द लाइन फंक्शनल एंड लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर। हाँ। तो यहाँ पे बोला ये रहा स्ट्रक्चर्स, अच्छा। लाइन फंक्शन वाला काम, फॉर्मल इनफॉर्मल है, ये रहा। अच्छा अच्छा सर। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़े सर, ये मिलिट्री या ट्रेडिशनल तरीका है, यहाँ पे हाँ। स्केलर में काम होगा, हायरार्की मेंटेन होगा, हाँ। चेयरमैन, चेयरमैन के नीचे प्रिंसिपल, उसके नीचे कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के नीचे क्लास टीचर, क्लास टीचर के नीचे अच्छा। सब्जेक्ट टीचर, और सिंगल हाँ। लाइन होगा, मतलब उनके अंडर में और लोग नहीं होंगे फिर। लेकिन लाइन एंड स्टाफ में हम लोग क्या पढ़े कि सर एक चेयरमैन है, उसके नीचे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अंडर में 3 स्टाफ है जो एक्सपर्ट होंगे अपने फील्ड के और वो उसको इन्फॉर्मेशन देंगे प्रिंसिपल को। जैसे प्रिंसिपल के अंडर में मार्केटिंग का एक आदमी, एचआर का एक आदमी, टीचिंग लाइन का एक आदमी, हाँ अब सर। नीचे कोऑर्डिनेटर, तो कोऑर्डिनेटर के पास भी साइंस का एक आदमी, कॉमर्स का एक आदमी, ह्यूमैनिटीज का एक आदमी, हाँ सर। तो हर एक के अंडर में भी स्टाफ होंगे, तो लाइन तो फॉलो होगा, उसके अंडर में स्टाफ भी होंगे, ठीक है, और ये स्टाफ इसी हेड का बात सुनेंगे। अच्छा तो ठीक ये है हो सर। गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आया एक्सप्लेन द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रेलेवेंस। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। अच्छा एक रह गया था फंक्शनल, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन इसमें था, लाइन पढ़े, स्टाफ पढ़े, लाइन एंड स्टाफ, और फंक्शनल भी है। फंक्शनल माने हम डिपार्टमेंट का बंटवारा कर रहा है एज पर द एक्टिविटी। फंक्शनल माने हम डिपार्टमेंट का बंटवारा कर रहे हैं एज पर एक्टिविटी। एक्टिविटी। याद है वो टेलर का 2 डिपार्टमेंट ब्रेकअप था, टेलर बोला था कि डिपार्टमेंट को 2 में डिवाइड करो, एक जो लोग का प्लानिंग का काम होगा खाली, और दूसरा जिनका एग्जीक्यूशन का काम होगा, मतलब जो प्लान बना उसको फॉलो करवाने का काम। अब प्लानिंग में भी 4 टीम बनाओ और एग्जीक्यूशन में भी 4 टीम बनाओ। प्लानिंग में 4 लोग कौन होंगे, एक होगा रूट क्लर्क जो ये डिसाइड करेगा कि किस काम का क्या स्टेप्स होगा, एक होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो पूरा डिटेल इंस्ट्रक्शन बना के देगा क्या काम कैसे करना है, एक होगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो ये प्लान बनाएगा किस काम में कितना टाइम लगना चाहिए, कितना खर्चा में काम हो जाना चाहिए, और एक और डिसिप्लिनरियन क्लर्क जो इस बात के लिए रूल बनाएगा कि डिसिप्लिन तोड़ोगे तो क्या पनिशमेंट मिलेगा, एब्सेंट होगे तो क्या पनिशमेंट मिलेगा। ये हो अच्छा गए सर। 4 लोग किसके अंडर में, प्लानिंग डिपार्टमेंट में। अब बोला दूसरा डिपार्टमेंट है जिनका काम है एग्जीक्यूशन, उनमें होगा गैंग बॉस, गैंग बॉस जो मशीन अरेंज करेगा सारा, स्पीड बॉस जो ये देखेगा कि काम जल्दी जल्दी खत्म हो, टाइम पे खत्म हो, रिपेयर बॉस जिसका ये जिम्मेदारी होगा कि कभी भी मशीन खराब हुआ तो उनका रिपेयरिंग का अरेंजमेंट करवाना, और इंस्पेक्टर अच्छा सर। जो तुम्हारे क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करेगा कि काम ठीक से हुआ कि नहीं, प्रोडक्शन जो हुआ वो अच्छा क्वालिटी का है कि नहीं। तो ये हो गया फंक्शनल डिपार्टमेंट, तो इनके अंडर में वर्कर होंगे सबके, ठीक है। अच्छा सर। हाँ। अब पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन जो था मैट्रिक्स वाला बात।
ये रहा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। ये ट्रेडिशनल हायरार्किकल मॉडल को ही फॉलो करता है। पहला बात तो ये काम का हुआ। ये स्ट्रक्चर बोलता क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बात करता है। मतलब एक स्ट्रक्चर फॉलो मत करो, 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर का कॉम्बो को मैट्रिक्स या ग्रिड बोलते हैं। अच्छा सर। तो खाली एक स्ट्रक्चर फॉलो मत करो, एक ठीक है से सर। ज्यादा स्ट्रक्चर का कॉम्बो फॉलो करो। जैसे देखो, तुम फंक्शनल भी फॉलो करो, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स जो तुमको लग रहा है वो भी फॉलो करो, और दोनों का बैलेंस रखो। बोलना ये चाहता है। इसका मेन 3 ऑब्जेक्टिव यही है कि तुम काम वाइज एक्टिविटी बांटो, लेकिन देखो तुम्हारा कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा बैलेंस फील्ड है, उनमें भी ध्यान दो। अच्छा सर। इसका एडवांटेज क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग जल्दी होगा। सर ये काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में ब्रेक डाउन करके करेगा, कम्युनिकेशन बेटर होगा, स्टाफ को भी अपना दिमाग लगाने का ऑप्शन देगा, क्योंकि अलग अलग हायरार्की फॉलो कर रहे हैं ना, तो स्टाफ से भी एडवाइस ले रहे हैं, और जो बेस्ट प्रैक्टिस होगा वो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होगा, तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। यही पूछा था मैट्रिक का फंक्शन और उसका रेलेवेंस। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब जो टीम मैनेजमेंट बना दिया बस वही टीम एक साथ काम करेगी। तुमको, हमको और सुकांतो सर को अगर एक टीम में रखा कि हम लोग 3 मिलके काम करेंगे। इनफॉर्मल माने मैनेजमेंट नहीं बनाया, वो टीम अपने आप बन गया काम करते करते। जैसे तुम्हारा स्कूल बोलता है कॉमर्स टीम में ये लोग होंगे, ये लोग मिलके काम करेंगे, तो वो टीम कौन बना के दिया? स्कूल का मैनेजमेंट। कॉमर्स में कौन अकाउंट देखेगा, कौन इको देखेगा, कौन बीएसटी देखेगा? ठीक बात। हाँ सर। लेकिन काम करते करते मान लो मेरा और सुकांतो सर का दोस्ती स्ट्रांग हो गया, और हम लोगों को, हमको कोई काम मिलता है तो वो मेरे को हेल्प करते हैं, हम उनको कोई काम मिलता है तो हम उनको हेल्प करते हैं। ये हुआ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो मतलब हम लोग मिलके नहीं बनाए, सॉरी हाँ सर। ऑटोमेटिक बन गया, हायर मैनेजमेंट बना के नहीं दिए। अच्छा सर। जैसे स्कूल में मान लो हमको काम मिला इस बार का स्पोर्ट्स का तैयारी देखने का, अब साइंस के अच्छा। 2-3 टीचर आके मेरे को हेल्प कर दिया, हम लोग का टीम बन गया, हम लोग मिलके काम खत्म कर लिए। ये मैनेजमेंट नहीं बोला था कि तुम साइंस वालों के साथ मिलके काम कर लेंगे। हम स्कूल में एग्जाम डिपार्टमेंट देखता था, हम और सुकांतो सर एग्जाम डिपार्टमेंट में रहेंगे, ये आपके प्रिंसिपल मैम डिसाइड की। दैट अच्छा। मीन्स ये हम लोगों का फॉर्मल स्ट्रक्चर हुआ कि ऑर्गेनाइज एग्जाम डिपार्टमेंट को नीरज सर और सुकांतो सर मिलके चलाएंगे। लेकिन बीच बीच में जब एग्जाम का प्रेशर आता था, तब तुम्हारे हिंदी के टीचर, बंगाली के टीचर, वो लोग भी आ जाते थे बंडल्स बनाने में हेल्प करने के लिए, पेपर का प्रिंट आउट में हेल्प करने के लिए। हाँ सर। ये तो मैनेजमेंट नहीं बोला था वो लोग आके हेल्प करेगा, वो तो लोग खुद से आते थे, हम लोग के साथ मिलके काम कर लेते थे। ये हो गया इनफॉर्मल। अच्छा ठीक है। यहाँ पे यही पूछा था। अब बोला हाँ। व्हाट इज डिपार्टमेंटेशन, डिस्क्राइब इट बेसिस। डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सर अलग अलग टीम बनाना, अलग अलग टीम बनाना, दैट इज डिपार्टमेंटेशन। ग्रुप बनाना, टीम्स बनाना, दैट इज डिपार्टमेंटेशन। यहाँ पे कहाँ पे है डिपार्टमेंटेशन? ये रहा डिपार्टमेंटेशन माने मेकिंग द टीम और डिवाइडिंग द ग्रुप्स, और फिर उनमें ड्यूटीज को बांटना और उनमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज बांटना। तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग द डिफरेंट ड्यूटीज एंड असाइनिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एक टीम के अंदर ड्यूटीज को बांटना और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना। डिपार्टमेंटेशन एक ग्रुपिंग एक्टिविटी है। पहले टीम बनाओ, फिर टीम में काम बांटो, काम और जिम्मेदारी बांटो। पहले टीम बनाओ और फिर टीम में काम और जिम्मेदारी बांटो। जैसे हम बना दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अब मार्केटिंग वाला मैम बोल रहा है कौन एडवर्टीजमेंट का काम देखेगा, कौन स्टूडेंट लोगों का बातचीत करेगा, कौन मार्केट को रिसर्च करेगा। तो हम डिवाइडिंग द वर्क नेचुरली बाद में, लेकिन पहले हम टीम बना दे रहे। मान लो हम बना दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट, अब कौन जर्नल एंट्री पास करेगा, कौन लेजर्स बनाएगा बैठ के, कौन बैलेंस शीट पीएल बनाएगा, वो अलग अलग काम बटेगा। तो हो गया डिवाइडिंग द वर्क। पहले टीम बना दिया, फिर डिवाइडिंग द वर्क। इसका पूछा बेसिस क्या है, तो देखो हम काम के हिसाब से डिपार्टमेंट बना सकते हैं।
मार्केटिंग टीम अलग, फाइनेंस टीम अलग, सेल्स टीम अलग, एडवर्टीजमेंट टीम अलग। हम टेरिटोरियल वाइज बना सकते हैं, मतलब नॉर्दर्न इंडिया का एक टीम काम देखेगा, साउदर्न इंडिया का एक टीम काम देखेगा, वेस्ट बंगाल का एक हाँ टीम काम देखेगा, असम का एक टीम काम देखेगा, महाराष्ट्र का एक टीम काम देखेगा। टेरिटोरियल यानी एरिया वाइज। हम प्रोसेस वाइज बंटवारा कर सकते हैं, इतना से इतना तक तुम लोग संभालो, इसके बाद का काम ये लोग संभालेगा। मान लो निर्णय और सुकांतो सर मिलके यहाँ से लेके यहाँ तक का काम देखेंगे, और उसके बाद का काम सुकांतो नीरज सर और रेशमी मैम देखेंगे। हम प्रोडक्ट वाइज बंटवारा कर सकते हैं कि कपड़ा का डिपार्टमेंट तुम और सुकांतो सर देख लो, कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट हम और रेशमी मैम देख लेंगे। अच्छा। तो हम प्रोडक्ट वाइज भी बंटवारा कर सकते हैं डिपार्टमेंट का। इसके अलावा कस्टमर वाइज कि हायर क्लास का कस्टमर तुम लोग देख लो, मिडिल क्लास वालों को हम लोग देख लेंगे। टाइम वाइज कि सुबह का ड्यूटी तुम्हारा, रात का ड्यूटी मेरा, मतलब तुम्हारा टीम सुबह का काम संभालेगा, मेरा टीम रात का काम संभाल लेगा। ठीक है ना। नंबर के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये नंबर बेसिस के एक बार देख लेते हैं। अच्छा, कितने कितने लोग क्या क्या काम देखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से काम का बंटवारा किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाँ सर। बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, डिफाइन द स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड मेंशन इज इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? एक सीनियर के अंडर में हाउ मेनी जूनियर, हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर, इसी का मतलब है स्पैन। एक मैनेजर कितने लोगों को संभाल पाएगा? 5 का टीम दे उसके अंदर, कि 10 लोगों का टीम दे दे, या उसका टीम में 50 लोग डाल दे, या फिर उसकी टीम में 2 ही लोग डाले। हाउ मेनी जूनियर्स अंडर वन सुपीरियर और सीनियर। ठीक है, अब ये किन हाँ फैक्टर सर। पे डिपेंड करता है? सर सुपीरियर का कैपेसिटी, अगर वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत मैनेजेबल है, बहुत एक्सपीरियंस सुपीरियर है, 20 साल से यही काम कर रहा है, वो बड़ा टीम हैंडल कर पाएगा? हाँ, तो सर उसके अंदर बड़ा टीम डालिए। सर सुपीरियर जो है ना, वो अभी अभी सुपीरियर बना है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सर उसके अंदर बड़ा टीम मत डालिए। फिर सबऑर्डिनेट का कैपेसिटी, मेरा जूनियर बहुत स्किल्ड है, उनको पूरा काम पहले से ही आता है, तो बड़ा टीम में हम हैंडल कर ही लेगा, क्योंकि उनको ज्यादा काम समझाना ही तो नहीं है। लेकिन मेरे जूनियर बहुत अनस्किल्ड है, तो टीम छोटा रखिए स्टार्टिंग में, क्योंकि अनस्किल्ड लोगों को बार बार काम समझाना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा टीम होगा तो दिक्कत हो जाएगी। नेचर ऑफ वर्क, सर काम बहुत सिंपल है, बड़ा टीम मैनेज हो जाएगा ना। सर काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सर टीम छोटा रखिए। हमको ज्यादा कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, तो सर टीम बड़ा रखिए, क्योंकि आप ही हेड बन के रहेंगे सबके। लेकिन हमको अलग अलग टीम बना के डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर छोटा छोटा टीम रखिए। बहुत ज्यादा प्लानिंग का दरकार है, सर टीम ज्यादा बड़ा रखिए, क्योंकि लोग लगेंगे प्लान करने के लिए। से ज्यादा प्लानिंग का दरकार ही नहीं है, टीम छोटा रखिए। कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल है इसमें, तो टीम छोटा रखिए सर, क्योंकि ज्यादा लोगों से एक तो ऐसे कम्युनिकेशन मुश्किल है, ऊपर से ज्यादा लोग रख देंगे तो कम्युनिकेट और नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन अगर कम्युनिकेशन में उतना टेक्निक ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो सर बड़ा टीम रख लीजिए। ठीक है ना। हाँ सर। सुपरविजन ऑफ अदर, हमको तुम्हारा टीम को भी देखना है, हमको दूसरे लोगों को भी देखना है, तो सर फिर टीम छोटा रखिए। लेकिन हमको एक ही टीम को देखना है, तो सर फिर टीम बड़ा चलेगा। अच्छा सर। ये सब हो गया फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिटेल। ये तीनों किसका पार्ट है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये तीनों किसका पार्ट है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये तीन इसी का एलिमेंट्स है। तो पहला वाला अथॉरिटी, अथॉरिटी माने डिसीजन मेकिंग पावर। अथॉरिटी का मतलब दो चीज होता है, डिसीजन मेकिंग पावर एंड ऑर्डर मेकिंग पावर। हम कितने लोगों को ऑर्डर पास कर सकते हैं, मतलब मेरा बात कितने लोगों को सुनना पड़ेगा। तो अथॉरिटी माने दो चीज, डिसीजन लेने का पावर और जूनियर को ऑर्डर देने का पावर। इसका बंटवारा होना चाहिए ना ठीक ढंग से। दूसरा बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी काम को खत्म करने का जिम्मेदारी।
और अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, कि अगर काम में गड़बड़ हुआ या काम टाइमली नहीं हुआ तो उसका गलती का जवाब कौन देगा। अच्छा। ये तीनों चीजों का बंटवारा का बात हो रहा है, ठीक है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होता। अच्छा। हम ये नहीं बोल सकता मेरा जूनियर गलती किया, हम क्या करें। मैनेजर नहीं सुनेगा, मैनेजर बोलेगा तुम्हारे अंडर में था ना वो जूनियर, तो उसका काम को सही से करवाना भी तुम्हारा जिम्मेदारी था, तुम जूनियर पे जिम्मेदारी डाल के बच नहीं सकते। एक काम का बात ये हुआ। तीनों का मीनिंग क्लियर। हाँ सर। ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट। हाँ। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, अथॉरिटी जो है ना वो ऊपर से नीचे आते हैं। तुम मेरा हेड होगा ना, तो अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड फ्लो है, जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी हम नीचे वाला ऊपर वाले के लिए जिम्मेदार होता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड फ्लो करता है, ठीक। यहाँ पे अच्छा देखो, ये तीनों का पहले मतलब बताया, डिफरेंस बिटवीन बताया। अब एक क्वेश्चन है डेलीगेशन का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। सर डेलीगेशन रिजल्ट एक्सपेक्टेड होना चाहिए। हम काम और जिम्मेदारी का तभी बंटवारा करें जब हमको श्योर है कि यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। पैरिटी होना चाहिए, मतलब दोनों में इक्वलिटी होना चाहिए। हम तुमको सारा पावर दे दिए, जिम्मेदारी नहीं दिए, सारा जिम्मेदारी दे दिए, कोई पावर नहीं दिए, सर काम नहीं हो पाएगा। एब्सोल्यूट रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि तुमको कभी जिम्मेदारी पावर दे रहे हैं, कभी तुमसे पावर छीन ले रहे। सर क्लैरिटी रखिए, या तो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। और लेवल वाइज बंटवारा होना चाहिए, मतलब हमको देखना पड़ेगा हमको किसको कितना पावर देना। डेलीगेशन का प्रोसेस क्या है सर, सबसे पहले रिजल्ट क्या निकालना है आपको, उस हिसाब पहले वो प्लानिंग कर लीजिए, किसको क्या ड्यूटी देना है, देन एक्शन लीजिए और फिर जिम्मेदारी दीजिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन, डिफरेंस विद डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन माने टॉप लेवल में जो है उनके पास ही पूरा कंट्रोल। अच्छा। सारा डिसीजन सिर्फ टॉप वाले लेंगे। तुम्हारे स्कूल में चेयरमैन और प्रिंसिपल ही सब कुछ डिसाइड करेंगे, कोऑर्डिनेटर वगैरह को कुछ डिसीजन नहीं लेने, उनको चुपचाप फॉलो करना, एग्जीक्यूट करना। जबकि डिसेंट्रलाइज माने हम लेवल वाइज या डिपार्टमेंट वाइज बंटवारा कर दिया। अब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, 3 लेवल होते हैं। तो हम बोल दिए टॉप में ये लोग रहेंगे, यही डिसीजन यही लोग लेंगे, मिडिल में ये लोग रहेंगे, यही डिसीजन यही लोग लेंगे, किसी से पूछने का दरकार नहीं है। और लोअर लेवल यानी सुपरवाइजर लेवल में ये लोग रहेंगे और ये लोग भी अपने लेवल पे डिसीजन लेंगे, यही है, इनको भी किसी से पूछने का दरकार नहीं है। या हम ब्रांच वाइज बंटवारा कर दिया, निर्णय मेरा दमदम ब्रांच का हेड है, दमदम ब्रांच में जो डिसीजन लेना है निर्णय ले ले। तो ब्रांच वाइज, लेवल वाइज, डिपार्टमेंट वाइज जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी का बंटवारा कर दें, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा सर। और सेंट्रलाइजेशन माने कोई बंटवारा ही नहीं किया, सारा कंट्रोल एट द टॉप लेवल है। अच्छा। सेंट्रलाइजेशन में ज्यादा काम जल्दी होगा, सॉरी डिसेंट्रलाइजेशन में जल्दी काम जल्दी होगा, सेंट्रलाइजेशन में टाइम लगेगा हर चीज में। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में कंट्रोल बेटर रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, डिसेंट्रलाइज में कंट्रोल कमजोर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कॉमनली यूज इन टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री में ज्यादातर कौन सा ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री फॉलो होता है जिसमें तुम हो। अच्छा। बोलो तुम्हारे यहाँ ज्यादा, इसका आंसर है क्या यहाँ पे। टूरिज्म इंडस्ट्री में हाँ याद आ गया। टूरिज्म इंडस्ट्री में फॉर्मल एंड डिसेंट्रलाइज्ड होगा। फॉर्मल होगा यानी टॉप मैनेजमेंट जो टीम बनाएगा, टीम वही काम करेगा। तुम्हारे यहाँ लेवल देख लो, तुम लोग खुद से टीम नहीं बनाते हो, जो टीम बन गया वही टीम काम करेगी। लेकिन डिसेंट्रलाइज होगा, दमदम वाला जो एयरपोर्ट है
उसका एक टीम है, वही लोग काम देख रहे हैं। महाराष्ट्र क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में कौन सा एयरपोर्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं, नेताजी वाला तो दमदम वाला है, जो भी है, मुंबई वाला जो एयरपोर्ट है उसका एक टीम है, वो काम देखेगा, है ना। हाँ सर। तो यानी ये डिसेंट्रलाइज्ड हुआ, ब्रांच वाइज अलग अलग। तो तुम्हारा टूरिज्म इंडस्ट्री में ज्यादातर फॉर्मल है, डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। अच्छा। अब आ जाओ इसका लॉन्ग क्वेश्चन पे। देखो वही सब पूछा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताओ, उसका इंपॉर्टेंट बताओ, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लाइन फंक्शन और मैट्रिक्स वाला बात दोबारा पूछ लिया, डिपार्टमेंटेशन पूछा, उसका बेसिस पूछा है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पूछा है, डेलीगेशन पूछा है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी का एग्जाम्पल दो, फॉर्मल इनफॉर्मल पूछा है, स्पैन ऑफ कंट्रोल पूछा है वापस, फैक्टर्स बताओ भाई अभी पढ़े थे, टूरिज्म वाला फिर से पूछ लिया। इसका आंसर ना एक बार अपने प्रिंसिपल मैम का क्लास हो तो टीचर से भी मांग सकते हो कि सर हमको ये टूरिज्म और एविएशन में कौन सा डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो होता है एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा एक बार बोल दीजिए। मेरे हिसाब से तो फंक्शन क्या बोलते हैं, इन फॉर्मल डिसेंट्रलाइज्ड एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं। अच्छा सर। क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे तुम देखना ये लोग है ना क्या बोलते हैं क्राउन लेवल संभालेगा, ये लोग तुम्हारा क्या बोलते हैं टिकटिंग संभालेगा, वो ब्रेकअप अलग रहता है ना। तुम्हारे यहाँ मेरे हिसाब से तो फॉर्मल फंक्शनल एंड डिसेंट्रलाइजेशन ये 3 स्ट्रक्चर फॉलो होता है, बट फिर भी एक बार अपने प्रोफेसर से डिस्कस कर लेना। ठीक है सर। ये क्वेश्चन है काम का, क्योंकि तुम्हारे इंडस्ट्री से कनेक्टेड है ना, इसलिए पूछ सकते हैं। बट तुम अपनी तरफ से बोलना सर अकॉर्डिंग टू मी वी फॉलो फॉर्मल फंक्शनल एंड डिसेंट्रलाइजेशन, 3 स्ट्रक्चर वी फॉलो। हाँ सर ठीक है। बाकी प्रोफेसर को आंसर करने तो तब समझना। तो ये था ये मॉड्यूल नंबर 4 का।